माफी मांग रही है, सफाई दे रही है, कृति सेनन को सफाई देनी पड़ रही है। इसमें विवाद था क्या ऐसा, और ऐसा क्या है कि लोग इतने आहत हो गए हैं नेकलाइन से? जो लोग कृति सेनन के पहनावे पर हमला कर रहे हैं या उसके कारण उनकी भावनाएं आहत हो गई, उनके घरों में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, मैं सोच कर ही बड़ा मतलब आतंकित हो जाता हूँ। रामदेव जैसे लोग अचानक से देखिए, जो बड़े लोग होते हैं ना धंधा जब उनको पता था कि एक्सपेंड करना है, तब उन्होंने कहा कि भाई तुमको पेट्रोल हम 35 रुपया प्रति लीटर दिलवा देंगे, मोदी जी की सरकार बनवा दो। अब उनको दिख रहा है यार मोदी जी की सरकार तो हिलडुल रही है, अमित शाह जी सदन में नहीं आ पा रहे हैं, मोदी जी से जवाब देते नहीं बन पा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बरी हो जाते हैं, राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, तो क्या ऐसे लोगों तक ये नैतिकता का जो दायरा है वो रीच नहीं करता है, जो कि कानूनी रूप से तो अपराधी हैं? अपनी ही आश्रम की शिष्य जिन्हें वो कहते थे, उनको माफी देने के नाम पर उनके साथ वो बलात्कार करते थे। उस तरह का व्यक्ति आजाद घूम रहा है, केवल क्यों? क्योंकि कोई पॉलिटिकल बेनिफिट एक पर्टिकुलर ग्रुप को शायद पहुंचा सकता है। तो राहुल गांधी जो है, क्या वो मौके पे चौका वाली राजनीति कर रहे हैं, जैसा कि आरोप लग रहा है? पेट्रियार्की के खिलाफ बात करके आपके ज्यादा वोट जुड़ेंगे या ज्यादा वोट कटेंगे? अगर आप पेट्रियार्की का विरोध करते हैं तब तो वोट नहीं मिलने वाले आपको, वोट पुरुष कटेंगे ना। वोटर जाएंगे आप। हत्यारों को पूजने वाला समाज जो है, चॉइस ऑफ अटायर, इसकी एडवोकेसी कभी कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही लगा कि फाइनली देश में स्मैश द पेट्रियार्की, पितृसत्ता को खत्म करो पे बात होनी शुरू हो रही है, दो खबरें आ जाती हैं। एक खबर आती है कि कृति सेनन ने जीवा नाम की एक ज्वेलरी ब्रांड के एड में एक जो इंडो वेस्टर्न ड्रेस काइंड ऑफ लहंगा पहना है, उस पर विवाद हो गया है क्योंकि वो अश्लील है, ऐसा कई लोगों को लगा और वो बवाल कर रहे हैं। फिर दूसरी खबर आती है कि बलात्कारी राम रहीम को फिर से पैरोल मिल गई है। 17वीं बार मिली है सर, 17वीं बार पैरोल मिली है 7 साल में। हालांकि विडंबना छुपा हुआ तो नहीं है, साफ साफ नजर आ रही है इसमें विडंबना। सर, जब मैंने ये ऐड देखा था पहली बार, जब विवाद नहीं हुआ था, पहले दिन जब इन्होंने ऐड डाला था, तो मुझे बस ये लगा कि यार सुंदर लग रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आया था, कुछ भी ऑड नहीं लगा था। लेकिन अचानक से इस पे इतना विवाद हुआ है कि कंपनी ने अब अपने पूरे ऐड को ही हटा लिया है। कंपनी माफी मांग रही है, सफाई दे रही है, कृति सेनन को सफाई देनी पड़ रही है। इसमें विवाद था क्या ऐसा, और ऐसा क्या है कि लोग इतने आहत हो गए हैं नेकलाइन से? मतलब विवाद तो कुछ था नहीं, बनाने वाली बात है। अब विवाद था क्या ये हम ढूंढने चले जाएं तो हमें तो कोई विवाद दिखेगा नहीं। ये समाज वैसा समाज है जिसमें ऐसी घटनाएं आपको दिख जाएंगी। अपने आसपास के परिवेश में हम देखें, दूर दराज भी देखें, तो आपको दिख जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग करती हुई महिलाओं में भी लोगों को सेक्सुअलिटी दिखने लगती है, और कई लोग उसमें बड़ा वात्सल्य का अनुभव करते हैं। तो ये तो अपना अपना नज़र है, अपना अपना नज़रिया है कि आपको कहाँ पे क्या देखना है। रक्षाबंधन को लेकर वो एडवर्टीजमेंट उस ब्रांड ने किया, जिस ब्रांड का आपने नाम भी लिया है, जो कृति सेनन जिसमें एक किरदार निभा रही थी। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, इस ऐड को हटा लिया गया, जाहिर सी बात है हटाया जाएगा। जिस तरीके का सोशल एक रिपरकशन इन लोगों ने देखा या बैकलैश जिस तरीके से झेला, जीवा ऐड ने जो स्टेटमेंट जारी किया है निवेदिता, इसमें उन्होंने लिखा है कि इस त्यौहार को पूरा परिवार इकट्ठा मनाए, हम हमेशा से इसकी कोशिशों में लगे रहते हैं, और इस बार हमने सोचा कि जो ये प्यार का त्यौहार है ये हम एक्सटेंड करें पेट्स के बीच भी। पालतू जो जानवर होते हैं, कई लोग पालने के शौकीन रहते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्यार को एक्सटेंड करें। और उस ऐड में आप जब देखेंगे तो वो कुत्ते को राखी बांध रही है, जो पालतू कुत्ता है कृति सेनन। और सर तो कुछ नया इन्होंने किया अलग नहीं है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि एक पेट लवर होने के नाते मैं बता देती हूँ कि हमारे यहाँ भी एक कुत्ता था, उसको मैं राखी बांधती थी। दिस इज नथिंग न्यू। जाहिर सी बात है, मतलब अब एडवर्टीजमेंट का संदेश क्या था, वो यही था एज अ व्यूअर। और मैंने अब तक कोई पेट रखा नहीं है, मेरी मम्मी बहुत शौकीन है, वो रखती हैं, और मेरे ना रखने की वजह मम्मी ही हैं, ठीक है, वो कभी और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एज अ व्यूअर मैं अगर देखता उस पूरे एडवर्टीजमेंट में, तो मुझे यही दिखता यार ये राखी कुत्ते को क्यों बांधा जा रहा है, ठीक है। और फिर मैं उसको डाइव इन करता और मेरे दिमाग में वो चीज़ मैसेजिंग हिट करती कि अच्छा पेट्स के साथ भी आपका वो रिश्ता बन जाता है, और बनना चाहिए अगर पालतू आप किसी को पाल रहे हैं तो। लेकिन नहीं, जिनको जो देखना है वो तो वही देखेंगे। वो कहते हैं ना कि पहाड़ होता है और किसी कलाकार को, किसी शिल्पकार को उस पहाड़ में मूर्ति दिखने लगती है, तो आपका नज़रिया बहुत कुछ डिक्टेट करेगा कि आपको क्या दिख रहा है क्या नहीं। जैसे जंतर मंतर पे युवाओं का प्रोटेस्ट हुआ और कई लोगों को उसमें केवल गालियां दिखाई गई, केवल गालियां सुनाई दी गई, और हमें जो है उसमें दिखा कि युवाओं के बीच एक आक्रोश था, उसके साथ साथ ये गालियां भी थी। तो कृति सेनन ने क्या पहन रखा है इस पे ज्यादा ध्यान जा ही नहीं रहा था। कृति सेनन अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, आपने कहा लग रही थी, और हमें भी सुंदर ही लग रही थी। वो उन्होंने पहनने का अधिकार तो उनका है ना,
और धीरे धीरे समाज प्रोग्रेस करता है। हमारी दादी, हमारी मम्मी, हमारी नानी, हमारी मामियाँ, ये लोग एक तय तरीके के कपड़े पहनते थे घरों में, लेकिन हमारी जनरेशन में जो औरतें घरों में आई, और पेट्रियार्की तो है, स्मैश द पेट्रियार्की आपने टर्म भी यूज़ किया, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। राहुल गांधी जिस पे हार्ड हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो पहनावों में अंतर तो घरों में भी आया। पहले, जैसे मैं मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, घरों में आपको हार्डली कोई ऐसी महिला दिखती जो साड़ी के अलावा कुछ और पहनती, चाहे कितनी ही बीमार हो, पहनना उसे साड़ी ही पड़ता था। चाहे वो कितनी ही बुजुर्ग हो जाए, घूंघट उसको करना ही पड़ता था। मैं आपको बताऊं, 75-80 साल के मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भी अगर पति के बड़े भाई, अब ससुर वगैरह जिंदा हो ये तो बड़ा मुश्किल है, पति के बड़े भाई अगर जिंदा हैं तो वो घूंघट करके, तो ये एक रवायत चली आ रही हाँ, है। और तारीफ में कहा जाता है कई महिलाओं के लिए, वो इतनी महान महिला थी कि मतलब अर्थी पे भी घूंघट में थी। अर्थी, हाँ एग्जैक्टली, है ना। लेकिन ये तारीफ, काबिले तारीफ चीज है नहीं, और ना ही इसमें उनका कोई दोष भी है महिलाओं का। ये तो आपका एक सिस्टम था, जिस सिस्टम में वो ढलती चली गई या उनको ढलना पड़ा, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब घरों की जो तस्वीर है वो भी बदल रही है, महिलाएं थोड़े से कंफर्टेबल कपड़ों में आ रही हैं। ठीक है, मतलब आप देखें ना, जब सोने जाती हैं लड़के, या वैसे भी रहती हैं, कई लोगों को शॉर्ट्स पसंद है, क्यों नहीं वो शॉर्ट्स में रह सकती हैं। लेकिन ससुराल में जाएंगे, गांव की मैं बात कर रहा हूं, तो आप शॉर्ट्स पहन के नहीं रह सकते हैं। जब आप अपने कमरे में काम वाम खत्म करके आ जाते हैं, जहां पे आपका इनकाउंटर किसी और के साथ नहीं होने वाला है, किसी और से आपकी, तो आप शॉर्ट्स पहनते हैं। हालांकि पहले की महिलाएं ये भी नहीं पहन पाती थी, अब वो पहन पा रही हैं। कल की तारीख में मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि औरत जो पहनना चाहे वो पहन सकती हो, इसकी आज़ादी उसको मिले। और अपने अपने घरों में हम लोग ये आज़ादी दे रहे हैं। जो लोग कृति सेनन के पहनावे पर हमला कर रहे हैं या उसके कारण जिनकी भावनाएं आहत हो गई, उनके घरों में महिलाओं की स्थिति क्या होगी, मैं सोच कर ही बड़ा मतलब आतंकित हो जाता हूं, किस तरीके से वो लोग जीवन जी रही हैं। तो दरअसल पता है, ये सोच है ना, मनु का जो आइडिया है, मनुस्मृति का जो आइडिया है, उससे खाद पानी पाता है। और बहुत ज़्यादा उसके बारे में क्या ही बात करें, हर शो में लगभग हम ये बात करते ही हैं, वहाँ से खाद पानी पा रहा है। मनु के आइडिया को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, अंग्रेज़ों को स्टैब्लिश करने के लिए आनंद मठ जैसा नॉवल लिखा गया इस देश में, और उसको सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो हम अपनी अपने रवायतों में, और जो रवायत कई बार बहुत रूढ़िगत भी हो सकती हैं, रूढ़िवादी भी हो सकते हैं, उनमें हम चलते रहे हैं। रवायत के नाम पे आप कपड़ों का विरोध कर रहे हैं, तब तो आप सती प्रथा का समर्थन करिए, तब तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका समर्थन आप, मतलब इसका मतलब तो ये वही लोग हैं जो कल की तारीख में कह देंगे कि अमुक व्यक्ति दलित जाति से संबंध रखता है, इसके लिए इसके गले में हांडी लगाइए और कमर पे इसके झाड़ू बांधिए। अगर आपको रवायतों और परंपराओं की पड़ी, और कौन सी परंपरा है, कौन सी रवायत, सबका अपना निजी होता है ना, सबका अपना पर्सनल होता है। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, और हमारी आदत में शामिल है, कोई बड़ा हमको दिखता है जो सम्माननीय है, हम उसके पैर छूते हैं। मैं कश्मीर गया, मैंने अपने दोस्त के पिताजी के पैर छुए, हमारी आदत है। और उसके दोस्त, मतलब वो जो अंकल थे, अंकल ने बिल्कुल हमको उठा दिया और झिड़क दिया, क्या कर रहे हो ये, वी आर इक्वल्स, ठीक है, गले लगो, और हमसे वो गले मिल रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक बड़ा कल्चरल शॉक जैसा था। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, आप देखें, हैदर मूवी आई, हैदर मूवी के एक दृश्य पे बड़ा बवाल हुआ, जिसमें शाहिद कपूर का किरदार जो है, जो हैदर को प्ले कर रहा है, और उसकी माता का किरदार तब्बू जो है, वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। ठीक है, जान कह के संबोधित कर रही हैं तब्बू, वो वहां का कल्चरल वैल्यू है, और उसमें कई लोगों को सेक्सुअलिटी दिख गई। तो दरअसल कूप मंडूक जो हैं, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से जिनके अंदर कल्चर जो है वो ठूसा गया है उनकी नसों में, उनको यही सब चीज़ें दिख रही हैं। सवाल फिर से वहीं उठ जाता है जिसको राहुल गांधी ने भी रेखांकित किया, कृति सेनन के इस एड पे भी हम उसी बाउंड्री में रहते हुए बात करें कि कौन सी औरत क्या पहनेगी, कौन सी औरत कहाँ जाएगी, कौन सी औरत क्या सोचेगी, कौन सी औरत क्या करना चाहती है। चॉइस उसका है, जीवन उसका है, आप उसके जीवन के मालिक नहीं हैं। लेकिन मनु के आइडिया की जो मैं बात कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि मनुस्मृति में साफ साफ तौर पर लिखा गया है, स्त्रियां वो क्रिएचर ही नहीं है जिसको आज़ाद छोड़ा जाए। बचपन में उन्हें पिता की गुलामी करनी होती है या पिता के संरक्षण में रहना होता है, शादी के बाद पति के संरक्षण में, और पति की मौत हो जाए तो पुत्र के संरक्षण में, उन्हें आज़ाद छोड़ा ही। तो वो जो आइडिया है ना, वो कहीं घर कर गया है, और इसीलिए उनको कृति सेनन के कपड़ों में जो है दिक्कत। स्मैश द पैट्रियार्की आपने कहा ना, आ गया, ऐसे ही नहीं आया है, और बहुत जल्दी नहीं आया, ये बहुत लेट आया, लेकिन हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये एक ऐसा मामला है, आप एक इस टर्म पे अगर चोट करेंगे तो बहुत सारी चीजें हिलने लगेंगी।
क्योंकि पैट्रियार्की के दायरे में केवल एक धर्म नहीं है, केवल एक फेथ नहीं है। हर फेथ में आपको ये जो माइंडसेट है वो आपको दिखेगा। जातियों में भी आप चली जाएं तो पैट्रियार्की वैसे, जैसे बहुत कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था पहले बचपन में। समझ में आता था यार गांधी जो हैं या भगत सिंह जो हैं उनकी लड़ाई शायद अलग थी, अंबेडकर की लड़ाई शायद अलग थी। हम दोहरी गुलामियों को स्वीकार ही नहीं कर पाते या समझ ही नहीं पाते, और समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे दलित पुरुष है मान लीजिए, उनके लिए केवल शोषण जो है सवर्णों का वो एक संघर्ष का कारण हो सकता है कि शोषण होता है, इसके खिलाफ संघर्ष करना। अब दलित महिलाओं की बात करिए, उनके लिए सवर्णों वाला संघर्ष तो है ही है, प्लस उनके अपने सजातीय जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो उनके खिलाफ संघर्ष किया जाता है वो भी उनकी एक लड़ाई है। तो दोहरी लड़ाइयां हमारे समाज के अलग अलग तबकों में खूब चल रही होती हैं, और चाहे कोई कृति सेनन जैसी मकबूल अदाकारा हो, चाहे कोई बहुत आम महिला हो जो घरों परिवारों में प्रॉपर जो गृहस्थ वाला काम होता है उसी में लगी हुई हैं, वो सब झेल रही हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सत्य है फिलहाल, जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि कृति सेनन और इस ऐड का विरोध करने वाले वही लोग हैं जो कि राम रहीम जैसों के परोल को सेलिब्रेट करते हैं। तो क्योंकि खबर आ गई तो उस पर ही बात कर लेते हैं। सर देखिए, नैतिकता का ठेका लगता है ना कि केवल महिलाओं पे थोप दिया गया है या फिर उन लोगों के ऊपर थोपा गया है जो बीजेपी से नहीं रिलेटेड है, उन्हीं के ऊपर ठेका है। क्योंकि आप देखिए बृजभूषण शरण सिंह बरी हो जाते हैं, मीडिया भी उनसे आराम से ही बात करता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हार्ड हिटिंग क्वेश्चन कौन उनसे पूछेगा। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, कुलभूषण के समर्थन में रैलियां भी निकलते हुए हमने देखा है। ऐसे बलात्कारियों के लिए हमने देखा है कि वो क्योंकि भाजपा से या फिर हिंदुत्ववादी गुटों से जुड़े हुए हैं, हाँ कुलदीप सिंह सेंगर से जो है हम देखते हैं कि उनके लिए भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। खुद एक महिला भी करती हैं जो कि हिंदुत्ववादी गुटों से जुड़ी हुई हैं, भाजपा से जुड़ी हुई हैं, मोदी जी के साथ फोटोज हैं। तो क्या ऐसे लोगों तक ये नैतिकता का जो दायरा है वो रीच नहीं करता है, जो कि कानूनी रूप से तो अपराधी हैं? कानूनी रूप से उन्होंने अगर देखा जाए जो कह रहे घृणित काम किया है, कृति से घृणित काम तो वो लोग किए हैं, लेकिन यहाँ पे कानून ने भी बोल दिया है तुमने किया है, सिद्ध भी हैं, लेकिन वहां तक नैतिकता का दायरा क्यों नहीं पहुंचता है? क्या बीजेपी इस नैतिकता के दायरे से और हिंदुत्ववादी गुट जो है वो बाहर हैं क्या इससे? नैतिकता अगेन बड़ा प्राइवेट सा इशू है ना। ये समाज नैतिकता ढूंढता कहाँ कहाँ है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। और आप अभी हरियाणा से आई हैं और नैतिकता को ही आप रिपोर्ट करके लाई हैं जो कि बनने वाला है, बहुत जल्द लोगों के सामने भी आ जाएगा। खाप पंचायतें और बहुत बदनाम रही हैं, लेकिन जब आपने बात की और हमारी जो टेलीफोनिकली बात हुई क्या चल रहा है ग्राउंड पे, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, तो आपने कहा खाप पंचायत के जो लोग हैं वो भी बड़ी प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं, कैमरे पे ही सही प्रोग्रेसिव कर तो रहे हैं ना, मतलब एक तरह का प्रोग्रेशन आ रहा है। ये वो समाज है जिस समाज में कोई महिला अपने चॉइस से शादी कर ले, कोई महिला अपने चॉइस से प्यार भर कर ले तो उसकी हत्या कर दी जाती है, ऑनर किलिंग जिसे हम कहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, इसमें तो बहुत बड़े तादाद में आपको ये केसेस देखने को मिलेंगी। और जो व्यक्ति हत्या कर देता है उसको बड़े सम्मान की नजरों से देखा जाता है, देखो भाई इज्जत के लिए उसने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। तो ये उनकी नैतिकता है, कत्ल कर देना उनका नैतिक दायरा है। तो जिनका नैतिक दायरा कत्ल कर देना होगा, जैसे दरभंगा की एक घटना मुझे याद आ रही है एग्जैक्टली। कोई लड़की थी, किसी से प्यार हुआ जो दूसरी जाति का था, लड़की शायद सवर्ण जाति से थी, और उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी, या लड़के की हत्या कर दी पिता ने शायद। कुछ ऐसी घटना थी, दरभंगा की है, खबर हम लगा देंगे इसमें। और उसका बड़ा सम्मान हुआ समाज के अंदर कि ये देखिए भाई इज्जत के लिए जो है आपने ये कर दिया। तो इज्जत जिन लोगों का केवल स्त्रियों के देह में रच बस गया है, और स्त्रियां अगर अपने चॉइस को इंजॉय भी करने की कोशिश भर कर लें तो उनकी इज्जत लुट जाती है, उनकी नैतिकता वो है। तो वो इस नैतिकता को कहां समझेंगे कि आज़ादी भी कोई नैतिक चीज़ होती है, आज़ादी दे पाना भी। आप सोचिए, राम रहीम को 17वीं बार फरलो मिला है 2017 से अब तक, 400 से ज़्यादा दिनों तक वो बाहर रहे हैं जेल में। और कौन से आरोप में जेल के अंदर थे वो? हत्या के आरोप में, जिसमें तो बरी कर दिए गए, और दुष्कर्म के आरोप थे। अपनी ही आश्रम की शिष्य जिन्हें वो कहते थे, उनको माफी देने के नाम पर उनके साथ वो बलात्कार करते थे। इस कारण से वो व्यक्ति जेल के अंदर है। किस तरीके का उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, किस तरीके की घटिया चीजें वो समाज के अंदर कर रहा था। आप उसमें नशे का पूरा मामला है। एक किताब है अनुराग जी ने लिखी है, जो खोजी पत्रकार हैं, कोई भी पढ़े उसे, हमने वीडियो की है, वीडियो देख सकते हैं आप फ्रॉड बाबा सीरीज में। उस तरह का व्यक्ति आज़ाद घूम रहा है, केवल क्यों? क्योंकि कोई पॉलिटिकल बेनिफिट एक पर्टिकुलर ग्रुप को शायद पहुंचा सकता है। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए एक दुष्कर्म के आरोप में आरोपी सिद्ध, मतलब कसूरवार सिद्ध व्यक्ति जो जेल में वो फरलो में आता है, और उसके साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है।
वो बढ़ती चली जाती है। ये तो नैतिकता है इस समाज की। तो इस समाज से हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक बहुत बड़े तबके से इस समाज के, कि वो कृति सेनन या किसी भी महिला के चॉइस ऑफ अटायर उसको उसकी एडवोकेसी करे या उसके साथ खड़ा हो जाए। जब राम रहीम फरलो पे बाहर आता है तो वो महिलाएं जिनके बलात्कार के आरोप में ये दोषी सिद्ध हुआ और जेल में है, उन महिलाओं के ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर, उसके आश्रम में जो शिष्य रह चुकी हैं और बाहर हैं, अब उनको सारी सच्चाइयों का भान है, उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरता होगा, उनके माइंडसेट के बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। चंदर छत्रपति जिसकी हत्या के आरोप भी इस पे एक बार सिद्ध हो गया था, फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उसको बरी कर दिया, एक कोर्ट ने बरी कर दिया है, उनके परिवार पे क्या असर पड़ता होगा। हत्यारों को पूजने वाला समाज जो है, चॉइस ऑफ अटायर या चॉइस ऑफ थॉट्स या चॉइस, इसकी एडवोकेसी कभी कर ही नहीं सकता। बिल्किस बानो का रेपिस्ट वो बाहर आ रहा है, आप लोग उसका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। ये तो समाज है, ये तो इनकी नैतिकता है। अपनी बेटी, अपने दामाद या अपनी बेटी और किसी और के बेटे की हत्या कर देने वाला आदमी सम्मानित है। तो इस समाज की नैतिकता ये है। तो समाज की नैतिकता में नैतिकता अपनी वाली आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो एक वोक नैतिकता है, जो पढ़ने लिखने और समझने के कारण डेवलप हुई है, तो बड़ी निराशा हाथ लगेगी। अच्छा, राहुल गांधी पे हम लोग आते हैं, स्मैश द पेट्रियार्की, क्योंकि अभी एक मैं देख रही थी कि रील पे काफी ट्रेंडिंग है कि फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू हियर अ पॉलिटिशियन से स्मैश द पेट्रियार्की। हमारे देश में पहली बार हुआ है कि कोई नेता वो भी बोले, क्योंकि हमारे यहाँ हमने देखा नेता लोग क्या क्या बोलते हैं महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे एक नेता बोला है कि स्मैश द पेट्रियार्की, तो काफ़ी लड़कियां भी इनसे प्रभावित भी हुई हैं और वो कह रही हैं कि भाई पहली बार ऐसा सुन रहे हैं। और केवल भारत की नहीं, अगर मैं विदेशों की भी बात करूं, वेस्टर्न कंट्रीज की भी बात करूं, तो इस तरह से बोलने में नेता हिचकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक मर्दों का तबका है जो हमारा वोटर है। तो ये सारी चीज़ें राहुल गांधी के जो आउटरीच प्रोग्राम है जेनजी के लिए, उसके तहत ही सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही जब वो कृति सेनन का समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि ये चॉइस है इनकी, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब भी राहुल गांधी का विरोध हो रहा है कि आप जो है मौका देख के राजनीति कर रहे हो, क्योंकि इनको अभी लड़कियों से जुड़ने का है तो इसलिए ये कर रहे हैं, ये संस्कृति पे हमले को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और राहुल गांधी को लेकर के इस तरह की चीज, जब वो स्मैश द पेट्रियार्की बोले थे तब भी कई लोगों ने बोला था संस्कृति पे हमला है। एक तो अगर स्मैश द पेट्रियार्की से आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब है पेट्रियार्की से आप ही को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो राहुल गांधी जो है, क्या वो मौके पे चौका वाली राजनीति कर रहे हैं जैसा कि आरोप लग रहा है, या फिर सच में संस्कृति को आहत कर रहे हैं इस तरह के लोगों को सपोर्ट करके? राहुल गांधी मौके पे चौका मार रहे हों, ये एक आरोप उनके ऊपर लग सकता है। वो तो राहुल गांधी जाने कि वो मौके पे चौका मार रहे हैं या बस बोल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं आप भी सोचें इस बारे में, और जितने दर्शक सुन रहे हैं वो भी इस बारे में सोचें। बड़ा बेसिक सा, मोटे तौर पे जो हमारी समझ में आता है कि पैट्रियार्की के खिलाफ बात करके आपके ज्यादा वोट जुड़ेंगे या ज्यादा वोट कटेंगे? अगर आप पेट्रियार्की का विरोध करते हैं तब तो वोट नहीं मिलने वाले आपको, वोट पुरुष कटेंगे ना, वोटर जाएंगे आप, वोट कटे। और केवल पुरुष छोड़ दीजिए, हाँ। मैंने पहले भी जिक्र किया, इसी शो में जिक्र किया आपके सामने, थप्पड़ मूवी। मैं मूवीज पे बहुत कम लिखता हूँ, थप्पड़ मूवी पे मैंने लिखा क्योंकि मुझे उसने बहुत ज्यादा अंदर तक छुआ उस मूवी ने, और मैंने कहा एक थप्पड़ लग गया। और जो तापसी पन्नू का किरदार है वो उस पर स्टैंड लेता है, और इस पोस्ट पे मेरी सबसे ज्यादा आलोचना महिलाओं ने ही की, ठीक है। दोषी मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, ये सब विक्टिम है, लेकिन इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी जिसको कहते हैं, जी एग्जैक्टली, है ना, डिराइव पैट्रियार्की कह लें, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी कह दें, तो वो भी तो बहुत बड़ा तबका है। तो अगर कोई स्मैश द पैट्रियार्की बात कर रहा है, अगर कोई मंच पे खड़े होके ये कह रहा है कि बाप के साथ, भाई के साथ, पति के साथ आपका रिश्ता है, कंट्रोल नहीं है, दे जस्ट कैन नॉट कंट्रोल यू, तो वो अपना वोट बैंक कम कर रहा है, अपेरेंटली ऐसा लगता है। अगर एक घटिया समाज के रूप में हम अपने आप को देखें और अपने आप को सोचे समझे तो, और जिस समाज में ऑनर किलिंग को सम्मान दिया जा रहा है वो घटिया समाज ही होता है ना। लेकिन अगर यही घटिया समाज अंदर से कुछ सही सही, कुछ शुभ सोच रहा हो, तो शायद इसका फायदा हो सकता है। तो मुझे मौके पे चौके वाली बात बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं लगती है कि नहीं यार इतना सोच के करते तो करते नहीं। आपको एक और कैंपेन याद होगा, और यहां से मैं आऊंगा मौके पे चौके वाली बात पे ही, लड़की हूं लड़ सकती हूं, हाँ, है ना। उत्तर प्रदेश का चुनाव ये लोग अप्रोच कर रहे थे, प्रियंका गांधी पहली बार किसी एक्शन में थी और कैंपेन चला लड़की हूं लड़ सकती हूं। बहुत हंसी भी उड़ाई गई उस कैंपेन की कि सारे मर्द खड़े थे मंचों पे और उनको नारा लगाना पड़ रहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी कि आपके पास महिलाएं स्टेज पर खड़े करने के लिए थी नहीं। चुनाव के लिए मुझे भी ये पता था क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में जानने समझने लगा था, और कि ये बड़ा सुसाइडल सा हो सकता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसमें ऐसा लग रहा है कि आधी आबादी की बात आप करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन आपके स्टेज पर है नहीं, और आधी आबादी जो है अपने आप को बड़ा अलग थलग महसूस कर रहा है। क्योंकि जो लोग आपको आपके टिकटार्थी हैं, जो लोग आपके नेता लोग हैं, वो सब
बड़े प्रोग्रेसिव हों जरूरी तो नहीं है, वो सब भी तो पेट्रियार्क हो सकते हैं। उनको ये बोलने में उनके गले में हड्डी फंस सकती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन जब मैंने एज अ स्टूडेंट और जब मैंने एज अ सिटीजन देखा, मैंने छोड़ दिया ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और ये दिमाग लगाना किससे कितना वोट आएगा क्या वोट नहीं आएगा, ये सब समझना को छोड़ा, तो मुझे लगा कितनी ज़बरदस्त बात है यार। मतलब हमारे गाँव में, हमारे घरों में बाप बेटी को गले नहीं लगाता, सही बात। भाई बहन को गले नहीं लगाता, ठीक है। वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ये जानते हुए कि इससे उनका वोट कट सकता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लगा रही है। इसके इनकी अपनी पार्टी के लोग इसकी मुखालफत कर रहे थे कि सुसाइडल स्टेप है, लेकिन स्टेप तो लिया गया था। और आपकी ये बात सही है सर कि जो रिप्रेजेंटेशन का मसला है, क्योंकि संदीप दीक्षित याद होंगे, बहुत पुरानी बात नहीं है, जो बोले मेलोनी समझ के पकड़ा था क्या, तो वो तो साफ साफ दिख रहा था ये बहुत ही घटिया मानसिकता है। एग्जैक्टली ना, चाहे वो अनइंटेंशनली आपके जुबान से निकल गया मत, लेकिन आपके अंदर में था तभी तो निकला। वो मेल जोक टाइप का था। तो वो घटिया सोच या घटिया समाज जो मैं कह रहा था, इसी आधार पे कह रहा था। तो मैंने एक चीज आपने पूछा तो मौके पे चौंका, मुझे 3 चीजें याद आ रही हैं। एक तो ये वाला बयान है, एक मैंने आपको बताया लड़की हूं लड़ सकती हूँ कैंपेन, दूसरा मैं भारत जोड़ो यात्रा कवर करने गया था लोनी गाजियाबाद में था शायद मैं, वहाँ पे पहले एक कार्यक्रम था, उसके बाद इनकी यात्रा फिर से शुरू होनी थी। प्रियंका बैठी हुई थी, राहुल गांधी बैठे हुए थे, और राहुल गांधी किसेस प्रियंका, ठीक है। वो दृश्य देख के अपने आप, मतलब एक होता है ना, हम बड़े भावुक से लोग होते हैं कई बार, मतलब कुछ ऐसे सीन्स होते हैं मूवीज में जिनको देख के बड़ा गला रूंधने लगता है कि यार ये क्या, जैसे मैदान मूवी आपके सामने मैंने कई बार जिक्र किया, देखना मुझे बड़ी अच्छी लगी, फ्री में मैं प्रमोशन कर देता हूँ उस मूवी का, ठीक है। तो उसमें कई सारे ऐसे दृश्य हैं जिसमें गला रूंधने लगता है, भाइयों का रिलेशन हो, बाप बेटे का रिलेशन हो, इस सब पर गला रिलेटिबिलिटी होती है कुछ, है ना। राहुल गांधी ने जब प्रियंका गांधी को किस किया उस स्टेज के सामने मैं खड़ा था, क्योंकि मुझे वो कवर करना था, रिपोर्ट करनी थी मुझे उस पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैंने अपने घर परिवार को देखा, अपने आसपास के समाज को देखा, जहाँ जहाँ मैं रहा, हरियाणा में मैं रहा हूँ, हरियाणा तो मेरा मतलब दूसरी जन्मभूमि, मैं हरियाणा को मान लेता हूँ, बिहार की मेरी पैदाइश ही है, मैं गुजरात में भी रहा हूँ काफ़ी दिनों तक। तो मैंने देखा यार नहीं, ये स्वाभाविक नहीं है। हमारे परिवारों में स्वाभाविक तौर पर भाई अपनी बहन को किस नहीं कर पाता है, गले नहीं लगा पाता है, बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन ये भावनाएं होती हैं। जब आपको बहुत ज्यादा प्यार उमड़ता है किसी को, तो आप बिल्कुल हक करके उसके फोरहेड पे किस, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वो सहज अभिव्यक्तियां खत्म हो गई हैं समाज में। क्यों खत्म हो गई हैं? क्योंकि एक मनु बाबा ने किताब लिख दी है जिसमें सब कुछ नैतिक दायरे के बाहर चला जाएगा और आप अनैतिक घोषित कर दिए जाएंगे, राक्षसी प्रवृत्ति के आप घोषित कर दिए जाएंगे। इस कारण से उस एक घटना के बाद तस्वीरें वायरल हुई और जो घटिया बातें लिखी गई उन तस्वीरों के बारे में। तो ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा, अभी वंदे मातरम वाला जो विवाद हुआ था, कांग्रेस के दफ्तर में 15 अगस्त के दिन चल रहा था, सोनिया गांधी उपस्थित थी और सोनिया गांधी ने कहा नहीं, मेरी मौजूदगी में 6 स्टैंजाज नहीं होंगे, 6 स्टैंजाज नहीं हुए। बाद में CWC की मीटिंग हुई और फिर से कांग्रेस ने बोला कि 1937 में जो रेजोल्यूशन पास हुआ था हम उसी के हिसाब से जाएंगे, 2 स्टैंजाज ही गाएंगे। 2 स्टैंजाज क्यों गाए गए? मूर्ख तो नहीं थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, आपसे ज्यादा साहित्य की समझ भी रखते थे, आपसे ज्यादा वो जनगण मन को जानते थे। पहली बार जनगण मन को पब्लिकली गाने वाले गुरुदेव टैगोर ही थे। 1937 में नेहरू गुरुदेव को चिट्ठी लिखते हैं कि बताइए इस पे थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, क्योंकि जिन्ना जो है वो अलग तरीके से तोड़ना चाह रहा है देश को, सावरकर अलग तरीके से तोड़ना चाह रहा है, मतलब तरीका सेम है, ये हिंदुओं के आधार पे, वो मुसलमानों के आधार पे, और इस कारण से उनको हर चीज में दिक्कत दिख रही है। वंदे मातरम जिस नारे ने पूरे देश को यूनिफाई किया, वो नारा अब इनको विभाजक लगने लग रहा है, मुसलमानों को लग रहा है, हिंदुओं को लग रहा है। सावरकर इधर भड़का रहे होते हैं कि क्यों भाई तुम लोग क्यों मान रहे हो, तुम्हारे तो खिलाफ है काली और दुर्गा की आराधना, और जायज बात थी। टैगोर साहब ने उस पर कहा कि सुनिए, 2 बंद ऐसे हैं जिससे किसी को आपत्ति नहीं होगी, बाकी बंद ऐसे हैं जिससे आपत्ति हो सकती है। आनंद मठ पूरा नोवेल जो है एक घटिया और झूठ पे आधारित, नफरत फैलाने वाला, अंग्रेजों को सर्व करने वाला नोवेल है। और ये बात मैं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, पूरी बातचीत शमसुल इस्लाम के साथ विवादित बात बोल रहे हैं। हो जाए, क्या कर सकते हैं, सच बोलने से ईमान की डर से, बिगाड़ के डर से ईमान की बात थोड़ी छोड़ देंगे। शमसुल इस्लाम के साथ पूरे ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ, उस किताब के लाइंस के साथ पूरा एक पॉडकास्ट हाजिर है मॉल्टिक्स चैनल पर, आप लोग जरूर देखें, ठीक है। टैगोर ने यह कहा कि आप 2 ही स्टैंजा गाइए, क्योंकि बाकी स्टैंजाज मुसलमान विरोधी साउंड कर सकते हैं, ट्रांसलेट किए जाएं जब तो, ठीक है। 2 स्टैंजाज का प्रस्ताव पारित हुआ। आज की तारीख में राष्ट्रवाद, स्यूडो नेशनलिज्म बल्कि जो है, या स्यूडो देशभक्ति जो है, कितना बिलबिला रहा है, फनफना रहे, हम सब देख रहे हैं। वंदे मातरम 6 स्टैंजाज का कर दिया नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार ने। अब अगर आप अभी विरोध करेंगे, फिर से आपका वोट बैंक खत्म हो सकता है।
आप परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके खिलाफ हमले हो सकते हैं। ये सब सोचे बिना सोनिया गांधी के प्रेजेंस में 6 स्टैंजास नहीं गाए गए और सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस ने तय किया हम 2 स्टैंजास के साथ ही आगे बढ़ेंगे। क्यों? वो नहीं चाहते उनको वोट मिले। घटिया राजनीति तो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या चाहते हैं, लेकिन मैं केवल जो स्टेप्स हुए उसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो इनमें से कोई भी स्टेप, लड़की हूं लड़ सकती हूं, राहुल गांधी किसिंग प्रियंका गांधी या एक्सप्रेसिंग हिज लव फॉर हिज सिस्टर पब्लिकली, चाहे वो हो, चाहे वंदे मातरम के स्टैंजास वाली बात हो, चाहे कृति सेनन वाली बात हो, चाहे छात्रों के गूंज कार्यक्रम में ये कहना कि बाप भाई और पति सबके साथ आपके रिश्ते होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कंट्रोल कर ले। ये सारी बातें कहीं से भी आपको वोट दिलवा देंगी मोमेंटली, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिखता है। तो मुझे ये मौके पे चौका लगाने वाली बात नहीं दिखती है। दिखती क्या है? वैल्यू होता है कुछ, है ना। और आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शरीक हुए उनकी फैमिली लाइन में ये लोग आ रहे हैं। और फैमिली लाइन छोड़ दीजिए, हम लोग तो नहीं है फैमिली लाइन में, लेकिन फिर भी आज़ादी के आंदोलन को क्योंकि हमने पढ़ा है और लगातार पढ़ते रहते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे नई नई तस्वीरें आपके सामने आएंगी, नए नए जाविये आपके डेवलप होंगे। तो जो लोग आज़ादी के आंदोलन को समझते हैं, आज़ादी के आंदोलन के बाद, आज़ाद होने के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके वैल्यूज़ को समझते हैं, वो उन वैल्यूज़ के साथ खड़े होंगे, उन वैल्यूज़ के साथ समझौता कभी नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी अगर नेहरू को समझते हैं तो वो स्मैश दी पैट्रियार्की की बात बोलेंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर नेहरू और गांधी की लिगेसी को समझते हैं तो वो लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलेंगे। राहुल गांधी सहज अभिव्यक्तियों में अगर बिलीव करते हैं, जो कि आज़ादी के आंदोलन की आम धारणा थी। सहज अभिव्यक्ति क्या होती है? पंडित नेहरू और महात्मा गांधी ऐसा कहते हैं ना, दक्षिणपंथी या जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड चलता है कि गांधी ने नेहरू को बिठा दिया, नेहरू नाकाबिल आदमी था। गांधी और नेहरू के पत्राचार आपस में जो हैं वो ये लोग पढ़ लें तो इनकी मतलब क्या ही कहें, आत्मा पे सांप लूटने लगेंगे, है ना। जिस तरीके का विरोध, जिस तरह की आलोचना और जिस तरीके का संवाद इन दोनों के बीच में था। और केवल गांधी नेहरू क्यों, तमाम जो स्वतंत्रता संघर्ष में जुड़े किरदार थे वो लोग संवाद कर रहे थे, वो लोग बातचीत कर रहे थे। तो बातचीत के कल्चर से इन लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी। तो बातचीत का कल्चर है, अभिव्यक्ति है, सहजता है कि हमने ये सोचा, पटेल साहब ने सोचा नहीं नेहरू भाई ये गलत हो जाएगा, जवाहर कह रहे हैं नहीं सरदार मुझे लगता है ये सही होगा। संवाद होता है, सहज अभिव्यक्तियां हैं। तो वो सहज अभिव्यक्ति की जो वकालत करेगा, जो उसके पक्ष में होगा, वो पब्लिकली अपनी बहन को के सामने प्यार का इजहार करने से चूकेगा नहीं। सही बात है। अपनी सहज अभिव्यक्तियों से तो वो नहीं चूकते हुए दिखते हैं। जिन लोगों के दिमाग में, जिन लोगों के मन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति थोड़ी भी इज्जत होगी, जो इस देश की एकता के प्रति समर्पित होंगे, वो लोग आज की तारीख में ये कह सकते हैं कि वंदे मातरम के 2 ही गाने, 2 ही बंद जो हैं वो गाने योग्य हैं। यही काम कांग्रेस ने किया। तो मुझे ये लगता है कि ये वैल्यूज का ज्यादा मामला है, मौके पे चौका लगने वाला नहीं, क्योंकि ये तो मौके पे हिट विकेट होने वाली चीज हो सकती है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, माफ करिए बहुत लंबा ये आंसर हो रहा है, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बैकलैश आपको उतना भयंकर दिख नहीं रहा है ना। लड़की हूं लड़ सकती हूं छोड़ दीजिए, वो 2022 का मामला था। आज की तारीख में जो ये 2-3 चीजें हुई, और ये भी छोड़ दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल और प्रियंका का राहुल की जो अभिव्यक्ति थी उस पर जो आरोप लगे, वो सब पुराने मामले हो गए। आज की तारीख में जो 3 चीजें हुई हैं, चाहे कृति सेनन का सपोर्ट राहुल गांधी के द्वारा, चाहे राहुल गांधी का ये कहना स्मैश दी पैट्रियार्की, या फिर सोनिया गांधी के द्वारा, सोनिया गांधी की उपस्थिति में 6 बंद ना बचना, इन सब का बैकलैश उतना भयंकर नहीं हुआ है जितना पहले हो जाया करता था। मतलब सहज अभिव्यक्तियां जगह पा रही हैं, आजादी के आंदोलन की वैल्यूज जो हैं वो जगह पा रही हैं, प्रोग्रेसिवनेस जो है, प्रगतिवाद जो है, विरोध केवल आईटी सेल कर रहा है, और पैसा मिलता है। और आईटी सेल की औकात कितनी रह गई है सबको पता है। पूरी टीम बदल चुकी है और टीम में जो नए सदस्य आए वो बेचारे अपना ट्विटर डिलीट करने में ही लगे हुए हैं। तो इनकी हालत तो ये है। आम लोग जो हैं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और बढ़ना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि ये वर्ड में बोलना नहीं चाहता बार बार, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी कोफ्त भी हो सकती है। जनजीज जो हैं वो अब अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे हैं। वो कहते हैं ना भाई हमको जो समझ में आ रहा है वो हमको समझ में आ रहा है। जो लड़की है वो भी ये कहेगी यार मेरे को ये पहनना, मेरे को पहनना है, तेरे को क्या दिक्कत भाई। वो कृति सेनन के ड्रेस को देख के खुश होगी, वो बोलेगी पापा ये वाला अभी ऑर्डर कर रही हूं मैं, है ना। तो वो नहीं आपके इस ट्रैप में फंसने वाली है, या लड़के भी नहीं फंसेंगे इस ट्रैप में आपके।
तो उस ट्रैप से बाहर निकलता हुआ ये समाज दिख रहा है, तो हमेशा एक सुखद अनुभूति भी होती रहती है और ये सब चीजें तो होती रही। लड़कियां तो इंस्पो ले रही थी क्योंकि वो लहंगा भी नहीं था, वो वेस्टर्न डिजाइन मिला, तो इंडो वेस्टर्न सा ड्रेस उसको कहते हैं, पता नहीं आपको शायद नहीं समझ में आएगा वो लेकिन इंडो वेस्टर्न ड्रेस कपड़ों का कमी समझ में आता है भाई। लेकिन पता है कि इस समय जो पूरा सिनेरियो जो अनफोल्ड हुआ है उसमें दुखद क्या है कि राहुल गांधी एक आदमी, एक मर्द स्मैश द पेट्रियार्की कह रहा है, लेकिन इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी के चलते एक महिला जिसे आज़ादी का पूरा फायदा मिला, वो इतनी अजीब बातें कर रही है। मैं कंगना रनौत की बात कर रही हूँ। कंगना रनौत ने कृति सेनन का विरोध किया है, ये कहते हुए, चॉइस की बात करते हुए चॉइस का विरोध किया। वैसे कहती हैं कि हमारे पास आजकल इतने ऑप्शन है कपड़े पहनने के, फिर अंडर गारमेंट और बिकिनी पहन करके भाई के सामने क्यों बैठना है, रक्षाबंधन में क्यों इस तरह से राखी बांधनी है। हालांकि एक और चीज़ है, मैंने देखा कि फिर जो कंगना के विरोध में लोग लिख रहे हैं वो भी उसी दायरे में आ रहे हैं। इससे पहले भी जब कंगना का आपको याद होगा रामदेव ने विरोध किया तो क्या कह के किया था, कह रहे क्या किया हमको पता है, उस टाइप की जो चीजें हैं। विरोध आप इस तरह से जो विरोध भी कर रहे हो वो भी मिसोजिनिस्टिक तरीके से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन कंगना जो कर रही है व्हाट इज दैट, समझ ही नहीं आ रहा है कि कर क्या रही हैं। देखिए, एक तो ये मैंने कल ये अजीत भारती वाला जो पूरा मामला हुआ है उस पर मल्टिक शो गया है जो तो मुंह आपका बना है अभी उसमें भी हमने बात की, मैंने बात की थी उस बारे में। फिर से ये बात है, पितृसत्तावाद या स्त्री विरोध जो है वो पुरुषों तक महदूद नहीं है। आपने जैसा कि बोला इंटरनलाइज मिसोजिनी, वो औरतों में भी होगा। सर कहा भी जाता है कि पितृसत्ता की पहली सिपाही घर की महिलाएं ही होती हैं। जैसे कि शादी का जब मैं घर पे थी तो मैंने सिंदूर नहीं लाया तो मेरा बाप भाई किसी ने बोला, लेकिन चाचियां जो होंगी मामी वो सिखाती हैं बच्चियों को ऐसे रहो ऐसे रहो, क्योंकि उनको जो उधर से ऊपर से ऑर्डर है वो पास वही करती है, तो पहली सिपाही वही होती हैं। सेनापति जो है वो पुरुष हो सकते हैं या राजा जो है वो पुरुष हो सकते हैं और सिपाही जो है उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं ऐसा आप कह सकती हैं शायद, है ना। ये चीज है। इसी तरीके से जातिवाद जो है वो केवल, या मनुवाद जिसे हम कहें, ब्राह्मणवाद जिसे हम कहें, वो केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। बहुत सारे ब्राह्मण आपको दिख जाएंगे जो इस जातीय विषमता के खिलाफ हैं, जातीय असमानता के खिलाफ हैं, और बहुत सारे दलितों में ऐसे लोग दिख जाएंगे जो जातीय असमानता के पक्ष में दिखेंगे। उनको लगेगा हम ऊंचे और ये वाला नीचे, है ना। तो ना तो ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणों तक लिमिटेड है, ना ही पुरुषवाद केवल पुरुषों तक लिमिट है। तो कंगना रनौत को इसी तरीके से देखिए। हालांकि ये मुझे बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन लगता है। मुझे दूसरा एक्सप्लेनेशन लगता है और जो मुझे ज्यादा सही लगता है कि कंगना एक आला दर्जे की अपॉर्चुनिस्ट महिला है। उनको इस वक्त ये पता है कि यही बोलने से फायदा होगा। क्या कंगना रनौत को नहीं पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए? क्या कंगना रनौत को यह नहीं पता होगा कि जो वो बात बोल रही हैं कि मोदी के आने के बाद 2014 के बाद हमें असली आज़ादी मिली, ये घटिया स्टेटमेंट है? मतलब मैं कंगना को इतना मूर्ख नहीं समझ सकता। क्वीन जैसी फेमिनिस्ट मूवी की एग्जैक्टली। और जो उनकी पूरी जर्नी है, उस जर्नी के ऊपर लोग आरोप लगाते हैं, उस जर्नी के ऊपर जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे उन लोगों की बुद्धियों पर तरस आता है। लेकिन जिस जर्नी से निकलकर और जो स्ट्रगल झेलते हुए कंगना जिस मुकाम तक पहुंची, जिस तरह की एक्टिंग उन्होंने की, बिना समझ के ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। तो समझ तो पूरी है कंगना में, माफ करिएगा, लेकिन वो ऐसा कुछ कह रही हैं। तो ये केवल इंटरनलाइज मिसोजिनी का मामला कंगना के साथ मुझे नहीं दिखता है, अपॉर्चुनिज्म का मामला दिखता है। फिल्में पिटने लगी थी और होता है, ढलान होता है करियर में सबका। अब आपको कुछ दिख नहीं रहा था, आपको एक वो डूबते को तिनके का सहारा मिला, उस तिनके के सहारे अब आप भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी बन चुकी है हिमाचल प्रदेश से, है ना। तो मुझे ये अवसरवाद का ज्यादा बड़ा मामला दिखता है। आपने जो बात बोली वो बात बहुत गंभीर है, और गंभीर इसलिए भी अजीत भारती के खिलाफ जो एफआईआर हुआ, अजीत भारती की भाषा आज तो छोड़ दीजिए, मैंने पहले बोला, अब सालों से देखिए ना अजीत भारती की वही भाषा है। सुल्ली डील्स का लिंक वो डाल रहा था बंदा और कह रहा था ये सामान्य लोगों के लिए है। तो ऐसे घटिया लोगों के इस तरह के बयान पे आपको अगर हैरानी होती है तो आपकी या तो जानकारियां कम है, या आप कम चीजों को फॉलो करते हैं, आपकी समझ कम है। साधारण सी बात है। यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी बेटर फ्रॉम अजीत भारती, सिंपल सी बात है। अजीत भारती ने गालियां दी, चंद्रशेखर आजाद की शक्ल उसे इतनी खराब लगती है कि वो उस पर थूके ना, और उसकी मूछें देख के थूक, मतलब ऐसा घटिया बात बोला। फिर जिस बंदे ने कमेंट किया था उसकी माँ, बहन, पत्नी, पता नहीं जितनी भी औरतें हों सबको लेकर, और बहुत ही घटिया बात उस बंदे ने बोली। अब वो क्या कह रहा है कि मेरी माँ बहन को अगर गाली दी जाएगी तो मैं यही बोलूंगा। जो कमेंट आया था अजीत भारती के वीडियो पे जिसपे वो ट्रिगर होके वो कह रहा है बोला, हालांकि वो ट्रिगर विगर नहीं हुआ था, वो उसकी सोच है जो उसने जाहिर की। वो कमेंट क्या था कि अपनी बहन की शादी चंद्रशेखर आजाद से, क्यों भाई ठेका ठा रखा है तुमने बहन का, मतलब क्यों, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बहन की शादी तू करवा दे, क्या है बहन?
तुम्हारे घर में रखा कोई फूलदान है, तुम्हारे घर का कोई पुराना सोफा है, तुम्हारे घर का कोई फर्नीचर है, तुम्हारे घर का कोई पुराना क्या है? वो जो रोटी बेटी का रिश्ता की, जैसे रोटी अनाज है, वस्तु है, हाँ। वैसे बेटी तो लेन देन से रिश्ते बन जाते हैं। मतलब पुराना कल्चर है हमारे यहाँ तो रोटी Exactly. बेटी वाला। अब ना तो वो प्रगतिवादी था हाँ। ना ये प्रगतिवादी है, दोनों मिसोजिनिस्ट हैं, आला दर्जे के हैं, घटिया लोग हैं। और घटिया लोग भी आपस में तो लड़ ही सकते हैं ना, तो वाला मामला है। ऐसे ही रामदेव और कंगना रनौत का विवाद आप समझिए। कंगना ने कुछ बोला, रामदेव ने उसका विरोध किया। कंगना जिस भाषा का प्रयोग कृति सेनन के खिलाफ कर रही हैं या हमें करती रही हैं पिछले कई सालों से, रामदेव ने वही भाषा चुना उसका जवाब देने के लिए। तो रामदेव कौन सा संत हैं? रामदेव कौन सा स्त्री उद्धारक हैं? रामदेव ने कौन सा बीड़ा उठाया? वही पितृसत्तावाद रामदेव के अंदर भी कूट कूट के रामदेव भरा जैसे हुआ लोग है। अचानक से कुछ there is नहीं something होता। changed। देखिए जो बड़े लोग होते हैं ना, जैसे जैसे कंगना रनौत हैं, जैसे बड़े वाले रामदेव लोग। हैं, बड़े वाले लोग होते हैं जो भागने के लिए सलवार पहन लेते हैं, अपना गेरुआ वस्त्र छोड़ के, जो तो अवसर वो बहुत देखते हैं। धंधा जब उनको पता था कि एक्सपेंड करना है, तब उन्होंने कहा कि भाई तुमको पेट्रोल हम 35 रुपया प्रति लीटर दिलवा देंगे, मोदी जी की सरकार बनवा दो, काला धन आ जाएगा वापस, मोदी जी की सरकार बनवा दो। अब उनको दिख रहा है यार मोदी जी की सरकार तो हिलडुल रही है, अमित शाह जी सदन में नहीं आ पा रहे हैं, मोदी जी से जवाब देते नहीं बन पा रहा है, ये विदेश 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 का डंका बज रहा, तो उस गुब्बारे में पिन चुभ गई। अब क्या करूं, अब तो धंधा फैल चुका है, अब धंधे को मेंटेन करना है, तो भाई साहब को थोड़ा बहुत प्रोग्रेसिव दिखना पड़ेगा। इस चक्कर में बस ये मतलब अपॉर्चुनिटिज्म की जो मैं बात कर रहा था कंगना के लिए, वही बात लाला रामदेव के लिए भी है, बाबा रामदेव के लिए भी है, माफ करिएगा, कि उनको अवसर अभी दिख रहा है कि भैया ऐसा कर लो वरना तो धंधा बंदा सब चौपट हो सकता है। यही चीज़ कंगना के साथ है, यही चीज़। तो ये बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है इनके पास, बहुत बड़ा एम्पायर है, लिगेसी में बहुत बड़ी छवि ववि इन लोगों ने बना रखी है, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो ये लोग हैं। लेकिन हैं दोनों मिसोजिनिस्ट, चाहे कंगना हो चाहे लाला रामदेव हो। तो एक चीज़ की कोशिश तो हम सबको हमेशा ये करनी चाहिए कि आप कितना ही नारीवाद का झंडा बुलंद करते रहें, आप कितना ही जातीय भेदभाव में ना मानने वाले अपने आप को बताते रहें, आप कितना ही सांप्रदायिक ना होने का दावा करते रहें, लेकिन आपके सहज अभिव्यक्तियों में कभी कभी वो परिलक्षित हो जाता है। उन सहज अभिव्यक्तियों को भी आपको दुरुस्त करना है, उनसे भी आगे बढ़ना है आपको, तभी इस लड़ाई को आप आगे तक जारी रख पाएंगे। और ये बात लाला रामदेव या कंगना रनौत या अजीत भारती के वीडियो पे कमेंट करने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो सोच समझ के कर लेकिन रहे हैं। आखिर में, अब क्योंकि काफी लंबी बातचीत हो गई, तो आखिर में बढ़ते हुए एक चीज है जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि अब जैसे अगर किसी घर का बच्चा चोरी करके आए और जो घर के मुखिया उसके बाप हैं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है कोई नहीं, वो उसके लिए फिर चोरी नॉर्मल होने लगी, ठीक है, उसका बल्कि मन भी बढ़ेगा कि अरे पापा तो सपोर्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि अब ये मैंने ये क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि मैंने देखा कि अभी फिर से सोनिया गांधी के लिए एक फोटो डाली गई, एक बार में कुछ लड़कियां अर्धनग्न नाच रही हैं, पुरानी फोटो है वो, और लिखा गया है सोनिया गांधी है। वो ट्विटर प्रोफाइल जिसमें मुश्किल से कुछ 100 लोग ही फॉलो करते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। वो अकाउंट ये सारी चीज़ें डाल रहा है। और एक अकाउंट था पहले भोले चटूरे करके, उसको भी मोदी जी फॉलो कर रहे थे। और ऐसे जो अकाउंट जो कि बार बाला और ये सब करके लिखते हैं, मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनको ऑब्वियस सी बात है कि प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे हैं, भाई बड़ी बात है वो, क्या इस वजह से भी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ी है? क्या हमारे घर के मुखिया का, हमारे देश के मुखिया का इस पे कुछ ना बोलना भी इस चीज को बढ़ावा दे रहा है? अनडाउटेडली हमेशा से ही होता है, जो ताकत के शीर्ष में बैठा है, अगर वो आपके घटिया कामों पे आपके खिलाफ कुछ बोले ना, बल्कि आपको सपोर्ट करता दिखे, मौन भी तो सहमति ही होती है, अगर वो भी दिखे तो आपकी ताकत बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं फिल्मों की काफ़ी बात कर रहा हूँ। फिर से एक फिल्म का ट्रेलर है, महाकाली नाम का फिल्म है, फिल्म कैसी होगी मुझे नहीं पता। अक्षय खन्ना एक किरदार निभा रहे हैं शुक्राचार्य का, और उसमें एक डायलॉग है, और हिंदू मिथोलॉजी में तो बड़ा आम है कि भाई सागर मंथन के समय में राक्षसों और देवताओं ने बराबर का परिश्रम किया, तो अमृत सारा देवताओं को क्यों दे दिया गया, और सारे उन लोगों ने सवाल उठाए हैं। तो पक्षपात हो रहा था। जब पक्षपात हो रहा है तो उनकी ताकत तो बढ़ेगी, और देवताओं के कितने कारनामे दर्ज हैं हमारे मिथोलॉजी के ग्रंथों में, ये जानना है तो पावर प्ले सीरीज, आप थर्ड आई सीरीज पंकज श्रीवास्तव के साथ जो हम करते हैं उसे फॉलो करते रहे, वो पता पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो ताकत के शीर्ष से जब फायदा मिलता है, आनंद मठ जैसा उपन्यास, मैं आनंद मठ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबी चर्चा, ऐतिहासिक चर्चा हुई, दिमाग में बसी हुई है अभी, है ना। तो जब बंकिम को ये पता था कि कंपेनियन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये खिताब उनको मिल चुका है, अंग्रेज़ों की नौकरी वो कर ही रहे थे, उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा सुन भाई
अब तेरे को मेरे लिए ऐसा ऐसा करना है। तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ दिया, झूठ उसमें परोसा, मुसलमानों के खिलाफ जितनी नफरत फैला सकते थे उतनी फैलाने की उन्होंने कोशिश की, अंधविश्वास जितना ला सकते थे उतनी लाने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था ये सब करने के बावजूद मुझ पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ताकत में शीर्ष पर बैठे अंग्रेज मेरे साथ हैं। इसी तरीके से जब आज की आप सरकार देखते हैं जो खुलेआम मनुवादी सोच जो है उसको प्रमोट करने में हिचकती नहीं है, डरती नहीं है, संसद के अंदर कोई रमेश विधोड़ी जैसा सांसद है जिसके खिलाफ कोई खास एक्शन नहीं लिया जाता है, तो आपको ताकत वैसे ही मिल जाती है। इसमें इस पूरे क्रम में नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल के द्वारा कुछ लोगों को फॉलो किया जाना ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे बड़ी बड़ी चीज़ें वो लोग देख ही रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो नरेंद्र मोदी विचारधारा के स्तर पर उससे बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं पब्लिक लाइफ में एटलीस्ट, ठीक है, ना ही ये पार्टी दिख रही है, ना ही इस पार्टी सरकार में मंत्री रहे कई लोगों के बयान, किरण खेर, हेमा मालिनी, महिलाएं हैं ना, स्मृति ईरानी, इन्हीं के इकोसिस्टम का बंदा यति नरसिंहानंद कितनी घटिया बात बोल रहा है। स्मृति ईरानी के मुंह से एक लफ्ज नहीं फूटा। गुस्सा किस बात पे आता है या दुख किस बात पे होता है कि ये बात तो समझ में आती है ना कि दलितों का शोषण हुआ है, ये बात समझ में आती है कि महिलाओं को उतने अधिकार नहीं मिले जितने पुरुषों को मिले हैं, पुरुषों ने हमेशा इस जर्नी में अपने आप को आगे रखा है, फिर भी कुछ महिलाएं हैं जो आगे बढ़ पाती हैं, आगे जा पाती हैं। और मैं एक दलित सांसद से इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने ये बात बोली कि जब आप उस समुदाय से आते हैं और फिर भी आप आगे बढ़ पाते हैं, आप ताकत के किसी मुकाम पर बैठते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी महिला जब मंत्री होती हैं तो उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी नहीं होती है, पूरे मतलब महिलाओं की मांग को लेकर, महिलाओं की इच्छा को लेकर उनको अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। अभिव्यक्ति तो छोड़ दीजिए, स्मृति ईरानी थी जो पेड पीरियड लीव का विरोध करती हैं। पेड पीरियड लीव का, अच्छा ये तो बड़ा टेक्निकल सा मामला आ जाएगा, कई आम लोग भी विरोध कर देंगे। रेप के बाद कपड़ों पे सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? सही बात। हेमा मालिनी, मतलब आज थोड़ी, 50 साल पहले वो फिल्मों में थी भाई, उस वक्त का दौर तो और भयानक रहा होगा, मिसोजिनी के लिहाज से या पितृसत्तावाद के लिहाज से ड्रीम गर्ल बन गई थी वो। अब आप सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। किरण खेर अभिनेत्री, वो कह देती है रात को घर से बाहर क्यों निकली। तो बहुत ज्यादा घटियापन और बहुत ज्यादा ओछापन जो है ना, वो इस जब भी नेतृत्व या आप नैतिकता नीति वर्ड से ही आया होगा ना, मुझे जितना समझ में आ रहा है फिलहाल, तो नेतृत्व जैसा होगा वैसी आपकी नैतिकता हो जाएगी और वैसे ही आप बात बोलने लगेंगे, ठीक है। नीति क्या रही 2002 में हमने देखा, नीति क्या रही वो हम नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक देख रहे हैं, नीति क्या रही कपड़ों से पहचानों के स्लोगन में हमने देखा, नीति क्या रही मॉब लिंचिंग्स पे मौन में हमने देखा, नीति क्या रही रमेश विधोड़ी के भाषण के बाद हमने देखा। तो यही नीति है, यही नैतिकता है। और ये नैतिकता अगर ट्विटर पे गालीबाजों को, नफरतियों को, महिला विरोधियों को, रेपिस्ट माइंडसेट के लोगों को फॉलो करती है, हैरानी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अंत की तरफ। और नैतिकता शब्द कहाँ से आया था ये तो थर्ड आई में पंकज सर बता ही देंगे, डिटेल में बात हो जाएगी उस पर। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए अंत तक। वैसे अगर आपकी आस्था या फिर भावना किसी बलात्कारी से आहत नहीं होती है, एक महिला के नेकलाइन से होती है, तो फिर अपने आप को चेक करिए, बहुत ही घटिया, छिछली, सतही आस्था या नैतिकता है वो फिर आपकी। लेकिन इसके साथ ही चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए नीरज झा को सुनना है तो आपको यहाँ पे आप हमारा वीडियो देख सकते हैं नो द न्यूज़ का। बहुत शुक्रिया आपने अंत तक देखा है, बहुत धन्यवाद। ज़्यादा लंबी बातचीत हो गई है, चलते हैं, धन्यवाद।